दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का महापर्व यानी भारत के चुनाव। लेकिन आज हम एक पहेली सुलझाने की कोशिश करेंगे। वो कौन सी संस्था है जिसे सरकार ही बनाती है, लेकिन जिसका सबसे बड़ा काम उसी सरकार पर नजर रखना है। ये विरोधाभासी भारत के निर्वाचन आयोग की कहानी है। मतलब शक्ति, स्वतंत्रता और इन दोनों पर मंडराते खतरों की कहानी। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये एक ऐसा प्रतिष्ठान है जो लोकतंत्र की मशीनरी को चलाता भी है और उसका रेफरी भी होता है। तो आज हम इसी संस्था की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास एम लक्ष्मीकांत की किताब के कुछ अंश हैं जिन्हें भारतीय राजनीति पर एक मानक माना जाता है, और हमारा मकसद है निर्वाचन आयोग की शक्तियों की बुनियाद, इसकी स्वतंत्रता के सुरक्षा कवच और हाल ही में इसकी नियुक्ति प्रक्रिया पर उठे सवालों को बारीकी से समझना। बिल्कुल। और इस पूरी कहानी का जो केंद्र है वो है संविधान का एक अनुच्छेद, आर्टिकल 324। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो इंजन है जो इस पूरी चुनावी ट्रेन को चलाता है। चलिए तो फिर इसी इंजन को खोलकर समझते हैं। ये अनुच्छेद 324 आखिर है क्या? इसमें लिखे अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण, मतलब सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल। ये भारी शब्द सुनने में तो बहुत दमदार लगते हैं, पर असल जिंदगी में इनका मतलब क्या है? देखिए, इन 3 शब्दों में ही आयोग की सारी शक्तियां छिपी हैं। अधीक्षण मतलब पूरी चुनावी प्रक्रिया पर नजर रखना, एक तरह से ओवरसाइट करना। ठीक है। निदेशन का मतलब है निर्देश जारी करना, चुनाव कब होंगे, कैसे होंगे, क्या नियम होंगे। और नियंत्रण इसका सबसे ताकतवर पहलू है, यानी चुनाव ड्यूटी पर लगे लाखों कर्मचारियों पर पूरा कंट्रोल, चाहे वो किसी भी सरकारी विभाग के हों। लेकिन ये तो थोड़ी किताबी बातें हुई। क्या कोई ऐसा उदाहरण है जब इन शब्दों की असली ताकत जमीन पर दिखी हो, जब लोगों को समझ आया हो कि निर्वाचन आयोग सिर्फ चुनाव कराने वाली संस्था नहीं बल्कि कुछ और भी है? बेहतरीन सवाल। इन शब्दों की जो असली ताकत है वो 90 के दशक में टी.एन. शेषन के कार्यकाल में दिखी थी। अच्छा। उससे पहले तक आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक बस कागजी दस्तावेज हुआ करती थी। शेषन ने इन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे सख्ती से लागू किया। जैसे? उन्होंने पार्टियों को दीवारों पर नारे लिखने से रोका, तय सीमा से ज्यादा खर्च पर लगाम लगाई और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर कड़े एक्शन लिए। तब पहली बार देश के राजनीतिक दलों को एहसास हुआ कि आयोग की ये 3 शब्द सिर्फ शब्द नहीं बल्कि चाबुक हैं। यानी उन्होंने दिखा दिया कि रेफरी के पास खिलाड़ियों को मैदान से बाहर भेजने की भी ताकत है। यहाँ एक छोटा सा लेकिन जरूरी सवाल मन में आता है। देश में तो पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव भी होते हैं, क्या वो भी इसी आयोग की जिम्मेदारी है? नहीं, और ये एक बहुत आम भ्रम है। ओ अच्छा। उन स्थानीय चुनावों के लिए संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बाद हर राज्य में एक अलग राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। भारत का निर्वाचन आयोग जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ संसद, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है। ठीक है, तो ये साफ हो गया कि आयोग के पास जबरदस्त शक्तियां हैं। लेकिन यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, इतनी ताकतवर संस्था को सरकार के दबाव से आजाद कैसे रखा जाता है? क्योंकि जो सरकार सत्ता में है वो तो हमेशा चाहेगी कि रेफरी उसकी टीम की तरफदारी करे। यहीं पर हमारे संविधान बनाने वालों की दूरदर्शिता दिखती है। उन्होंने आयोग को एक मजबूत कवच पहनाया है, और उस कवच की सबसे मजबूत कड़ी है मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी को पद से हटाने की प्रक्रिया। इसे जानबूझकर लगभग नामुमकिन बनाया गया है। नामुमकिन? ऐसा क्या है इस प्रक्रिया में? मुख्य चुनाव आयुक्त को सिर्फ उन्हीं कारणों और उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिनसे सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाया जाता है। अच्छा। इसके लिए सिर्फ 2 आधार हैं, साबित कदाचार या अक्षमता। और प्रक्रिया यह है कि संसद के दोनों सदनों को अपने कुल सदस्यों के बहुमत और मौजूद और वोट करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करना होगा। ये इतना मुश्किल है कि ये सीईसी को कार्यकाल की पूरी सुरक्षा की गारंटी देता है। ये तो वाकई एक फौलादी ढाल है। लेकिन आयोग में तो सीईसी के अलावा 2 और चुनाव आयुक्त भी होते हैं, क्या उन्हें हटाना भी इतना ही मुश्किल है? नहीं, और यहीं पर एक बहुत बड़ा और दिलचस्प पेंच है। बाकी 2 चुनाव आयुक्तों को राष्ट्रपति हटा तो सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। वे ऐसा सिर्फ और सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर ही कर सकते हैं। 1 मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि मुख्य चुनाव आयुक्त के पास अपने ही सहकर्मियों के ऊपर एक तरह की वीटो पावर है। ये तो आयोग के अंदर ही एक शक्ति असंतुलन बना सकता है। बिल्कुल, ये एक वैध सवाल है और इस पर बहस होती है।
लेकिन इसके पीछे का मकसद ये सुनिश्चित करना था कि सरकार बाकी दो आयुक्तों पर दबाव डालकर या उन्हें हटाकर मुख्य आयुक्त को कमजोर न कर सके। यह सीईसी के पद को एक अतिरिक्त सुरक्षा देता है ताकि वो बिना किसी डर के फैसले ले सकें। तो हमने देखा कि आयोग को हटाने की प्रक्रिया से स्वतंत्रता मिलती है, लेकिन इस स्वतंत्रता की बुनियाद तो नियुक्ति के समय ही रखी जाती है। अगर नियुक्ति ही सवालों के घेरे में हो तो क्या ये पूरी इमारत कमजोर नहीं हो जाएगी? और इसी से जुड़ा है हाल का सबसे बड़ा विवाद। हाँ, आप बिल्कुल सही जगह पहुंची हैं। सालों से ये बहस चल रही थी कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पूरी तरह से सरकार के हाथ में है, जिससे उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं। इसी को लेकर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया, अनूप बर्नवाल मामला। कोर्ट ने इसमें एक ऐतिहासिक फैसला दिया। क्या था वो फैसला? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक संसद इस पर कोई कानून नहीं बना देती, तब तक मुख्य चुनाव आयुक्त और पन्य आयुक्तों की नियुक्ति एक कमेटी की सिफारिश पर होगी। कोर्ट ने इस कमेटी की संरचना भी तय कर दी, जिसमें 3 लोग होंगे: प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई। मतलब कार्यपालिका, विपक्ष और न्यायपालिका तीनों को शामिल करके एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई। एकदम सही। इसका मकसद साफ था, नियुक्ति प्रक्रिया से कार्यपालिका के एक छत्र राज को खत्म करना और उसमें ज्यादा पारदर्शिता और निष्पक्षता लाना। लेकिन इसके तुरंत बाद संसद ने एक नया कानून बना दिया, जिसने इस पूरी व्यवस्था को बदल दिया। हाँ, 2023 में संसद ने नया कानून पारित किया और उसके तहत एक नई चयन समिति बना दी। इस नई समिति में अब शामिल हैं प्रधानमंत्री अध्यक्ष के तौर पर, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। इसका मतलब 3 सदस्यों की कमेटी में 2 सदस्य सीधे सीधे सत्ता पक्ष से हो गए, प्रधानमंत्री और उनके द्वारा चुना गया एक मंत्री। बिल्कुल। और इस बदलाव का सबसे विवादास्पद पहलू यही है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को इस कमेटी से बाहर कर दिया गया है। इसी से ये पूरी बहस फिर से खड़ी हो गई है कि क्या इस नए कानून ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आत्मा को ही खत्म कर दिया है। लेकिन सरकार का तर्क ये भी तो हो सकता है कि नियुक्ति प्रक्रिया एक कार्यकारी काम है और इसमें न्यायपालिका की सीधी दखलंदाजी शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ है। इस तर्क में कितना दम है? ये एक मजबूत संवैधानिक तर्क है। सरकार का पक्ष यही है कि चुनाव आयोग एक कार्यकारी संस्था है और उसकी नियुक्ति में न्यायपालिका का कोई सीधा रोल नहीं होना चाहिए। वहीं आलोचकों का कहना है कि निर्वाचन आयोग कोई आम संस्था नहीं है, ये लोकतंत्र का प्रहरी है। इसलिए इसकी नियुक्ति में अधिकतम निष्पक्षता और विश्वास सुनिश्चित करने के लिए एक बाहरी जांच जरूरी है, जो मुख्य न्यायाधीश प्रदान कर रहे थे। अब ये बहस कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर जारी है। चलिए इस विवाद को यहीं छोड़कर अब जरा आयोग की बनावट को समझते हैं। क्या ये हमेशा से 3 सदस्यों वाली टीम थी जैसी आज है? नहीं, इसका भी एक अपना इतिहास है। 1950 में अपनी स्थापना से लेकर 1989 तक लगभग 39 इयर्स ये एक सिंगल मैन आर्मी थी। अच्छा, मतलब सिर्फ एक मुख्य चुनाव आयोग था। हाँ, बिल्कुल। तो 1989 में ऐसा क्या हुआ कि इसे अचानक 3 सदस्यों का बना दिया गया? 1989 में एक बहुत बड़ा चुनावी सुधार हुआ था। वोट देने की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई थी। हाँ। इससे रातों रात करोड़ों नए वोटर सिस्टम में आ गए। तो आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि काम का बोझ बहुत बढ़ गया है, इसलिए 2 और आयुक्तों की जरूरत है। और अनौपचारिक तौर पर? कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये उस समय की सरकार द्वारा तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त की शक्तियों को संतुलित करने का एक राजनीतिक कदम भी था। खैर, ये ज्यादा दिन चला नहीं। 1990 में इसे फिर से एक सदस्यीय कर दिया गया, लेकिन आखिरकार अक्टूबर 1993 से ये स्थायी तौर पर 3 सदस्यीय निकाय है और तब से वैसा ही है। तो क्या शक्तियों के मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त फर्स्ट अमंग इक्वल्स यानी बराबर वालों में पहले हैं, या उनके पास सच में ज्यादा ताकत है? पद के नाम से ऐसा लग सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। वेतन, भत्ते और शक्तियों के मामले में तीनों आयुक्त बिल्कुल बराबर हैं। अच्छा। कोई भी फैसला बहुमत से लिया जाता है। अगर किसी मुद्दे पर मतभेद हो तो 2-1 के बहुमत से जो तय होगा वही माना जाएगा। यानी ये एक टीम की तरह काम करते हैं। और इनका कार्यकाल कितना होता है? हाँ, एक टीम की तरह। इनका कार्यकाल 6 साल का होता है या 65 साल की उम्र तक, जो भी पहले पूरा हो जाए। ठीक है, अब आखिरी हिस्से पर आते हैं। अगर हमें आयोग के हजारों कामों को कुछ बड़ी श्रेणियों में बांटना हो तो वो क्या होंगी? क्योंकि इनका काम सिर्फ वोटिंग कराना तो है नहीं। सही कहा। हम इनके कामों को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं: प्रशासनिक, सलाहकारी और अर्धन्यायिक। इन्हें थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। प्रशासनिक काम क्या हुए? प्रशासनिक काम यानी चुनाव का पूरा मैनेजमेंट,
जैसे चुनाव क्षेत्रों की सीमा तय करना, जिसे परिसीमन कहते हैं, ओके। वोटर लिस्ट तैयार करना और उसे अपडेट करते रहना, राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देना और ये तय करना कि कौन सी पार्टी राष्ट्रीय है और कौन सी राज्य स्तरीय, और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना। और ये सलाहकारी भूमिका क्या है? ये किसे सलाह देते हैं? मान लीजिए संसद या विधानसभा के किसी सदस्य पर चुनाव के बाद अयोग्यता का कोई आरोप लगता है, तो राष्ट्रपति या राज्यपाल इस मामले पर आयोग से सलाह लेते हैं। और ये सलाह बाध्यकारी होती है, मतलब माननी ही पड़ती है। अच्छा, तो ये बाध्यकारी है। और ये तीसरी श्रेणी अर्ध न्यायिक, ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। इसे ऐसे समझिए कि कुछ मामलों में आयोग एक स्पेशल कोर्ट बन जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जब किसी राजनीतिक पार्टी में दो गुट हो जाते हैं, जैसा हमने हाल में कई पार्टियों में देखा है। दोनों गुट असली पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह पर अपना दावा करते हैं। ऐसे में यह फैसला करने का अधिकार आयोग के पास होता है कि असली पार्टी कौन है और चुनाव चिन्ह किसे मिलेगा। इस मामले में आयोग का फैसला किसी अदालत के फैसले की तरह ही लागू होता है। तो कुल मिलाकर आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? हमने समझा कि कैसे अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को एक ब्रह्मास्त्र जैसी शक्तियां देता है, कैसे संविधान आयुक्तों को हटाने की लगभग नामुमकिन प्रक्रिया के जरिए उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करता है, और कैसे हाल ही में नियुक्ति प्रक्रिया में हुए बदलावों ने इस स्वतंत्रता की नींव पर ही एक नई बहस खड़ी कर दी है। बिल्कुल, ये संस्था महज एक चुनावी रेफरी नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है। इसका स्वतंत्र, निष्पक्ष और मजबूत रहना सीधे सीधे हमारे लोकतंत्र के स्वस्थ रहने की गारंटी है। यह चर्चा एक बहुत अहम सवाल पीछे छोड़ जाती है। टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के इस दौर में, जहां फेक न्यूज़ और नैरेटिव पल भर में करोड़ों लोगों तक पहुंच जाते हैं, निर्वाचन आयोग के लिए अपने अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के पारंपरिक मायनों को बनाए रखना कितना मुश्किल होगा? क्या भविष्य में आयोग को सिर्फ जमीन पर ही नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया में भी चुनाव का संचालन और नियंत्रण करना होगा? इस पर सोचना जरूरी है।